अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज भी हम बात करने जा रहे हैं बातचीत के दौरान जो हम बहुत ज़्यादा जज्बाती रवैया इख्तियार कर लेते हैं ना, उसके ऊपर हमने किस तरह काबू पाना है, इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पर आज हमने बात करनी है। क्योंकि याद रखें कि ये एक ऐसी महारत है जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में बल्कि हमारे जो पेशा वाराना ताल्लुकात है ना, उसमें भी बेहद अहमियत रखती है। अब होता क्या है कि ज़िंदगी में हर रोज़ हम मुख्तलिफ़ किस्म की बातचीत करते हैं, वो हमारे दोस्त हो जाएं, हमारे घर वाले हो जाएं, हमारे अजीज़ व कारब हो जाएं या हमारे जो कोलीग्स होते हैं, हम उनके साथ भी बातचीत कर रहे होते हैं। मगर बाज़ औक़ात क्या होता है, बातचीत के दौरान जज्बात इतने बढ़ जाते हैं कि हम अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसे वक्त में ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपनी जज्बाती हालत को समझें और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। बातचीत के दौरान, कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें किसी भी जज्बे से गुज़रना पड़ सकता है। वो एंग्री हो सकता है, वो सैडनेस का हो सकता है, वो हैप्पीनेस का हो सकता है। ज़्यादा मुनासिब ये चीज़ है कि जज्बा चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, हमें इसका इजहार जो है ना वो इत्तेदाल से ही करना चाहिए। गुस्सा, खुशी, उदासी या फिर तनाव जैसा भी जज्बा है ना, पर वो जज्बे जो मनफी है ना, उन पर तो हमें किसी सूरत तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए। मगर अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जनाब इन जज्बात में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाए या इन पर कैसे काबू पाया जाए। यकीनन ये इतना आसान काम नहीं है। होता तो सबसे ये अगर हो पाता तो मेरे ख्याल से सभी कर लेते, क्योंकि ये इतना मुश्किल है और इसीलिए इसकी अहमियत भी इतनी ही ज़्यादा है। तो चंद एक तरीके हैं जिन पर अगर हम गौर कर ले तो शायद कहीं ना कहीं हम अपने जज्बात पर काबू पा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जनाब हम किसी भी सूरत हाल में अपनी अहमियत जाने बगैर बातचीत ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ भी उस वक्त तक ना कहें जब तक आपको जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, बेशतर पहलुओं से आप वाकिफ़ ना हो। इस तरह कोई भी मामूली बात ना आपको परेशान नहीं करेगी और आप अपने जज्बात पर ज़्यादा काबू रख सकेंगे। होता पता क्या है, हमें किसी बात का पता नहीं होता और हम उसमें कूद पड़ते हैं, और जब हम कूद पड़ते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमने बात कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। इसलिए जब तक आपको पूरी बात का पता ना हो तब तक आपको कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये पता चल जाए कि आप गुस्से में हैं तो आपको चाहिए कि चंद लम्हे निकाल कर एक गहरी सांस लें और पुरसुकून रहें। ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत से मौक़ों पर हमारे लिए कह लें कि मौसर साबित हो सकती है। तीसरे नंबर पर कोशिश करनी है कि आप ना थोड़ा बहुत खामोश हो जाएं और आराम और सुकून से सामने वाले की थोड़ी सी बात सुने, क्योंकि हमें सुनना नहीं आता है, हम लिसनर्स नहीं हैं, हमें बोलना पसंद है। अगर दूसरों की बात को सुनने की बजाय सिर्फ अपनी बात करने पर तवज्जो देंगे ना, तो बातचीत में ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा मसले पैदा होंगे। और अगर कभी मौका मिले तो कोशिश करें कि जनाब अपनी जज्बाती कैफियत के बारे में खुलकर बात करें, कॉन्वर्सेशन करें उसके बारे में। तो हम भी जनाब अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और प्रोग्राम में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जनाब अपने सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज हमने बात करनी है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो साइबर सिक्योरिटी हमले से ना दुनिया के जदीद तरीन ममालिक भी इस वक्त महफूज नहीं रह सके हैं। वो भी आए रोज़ इस तरह के मसाइल का शिकार होती है। हैकर्स कई दिन तक सारे सिस्टम को यरगमाल बनाए रखते हैं और बाज़ औक़ात तो भारी मुआवजे के इवज़ साइबर हमलों से पीछे हटते हैं। बड़े इदारे हमेशा अपने सिस्टम के गिर्द एक मजबूत फायरवॉल बनाते हैं ताकि उनका जो सिस्टम है वो किसी भी सिक्योरिटी हमले से महफूज रह सके। लेकिन जब बात हो बैनुल अक़वामी खलाई इदारे नासा की, तो यकीन है कि आपके जहन में भी ये ख़याल आया होगा कि जनाब नासा जैसे इदारे भी क्या सिक्योरिटी फ्लेयर या फिर ब्रीच का शिकार हो सकते हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सुनते भी रहते हैं कि जनाब फ़लाँ डिजिटल मीडियम को हैक कर लिया गया है और उसका मनफी इस्तेमाल किया गया है। कभी डिजिटल फ्रॉड सुनते हैं कि फ़लाँ बैंक से पैसे निकल गए जिसका कोई रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं होता। और अब अमरीकी खलाई इदारे नासा ने अपने सिस्टम में सिक्योरिटी खामी तलाश करने पे सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी शहजाद अहमद की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा है।
तो हमारे साथ शहजाद ही मौजूद है, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये कितना बड़ा एजाज़ है ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए, और जो उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट दिया गया है नासा की तरफ से कि नासा की सिक्योरिटी ब्रीच होने से उन्होंने उनको बताया है। तो शहजाद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद, सबसे पहले तो बताइए, बहुत बड़ा काम किया है आपने। ख़ास तौर पर हम सारे तो परेशान होते हैं कि जनाब फ़लाँ मीडियम जो है वो हैक हो गया, फ़लाँ मीडियम हैक हो गया, लेकिन नासा जैसा इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा इदारा है, उसको हैक होने से आपने बचाया है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है और किस तरह आपने ये किया है? जी बेसिकली जैसे कि हर यूएस गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है उनकी हुँ, अपनी एक पॉलिसी होती है। हैकर्स को उनका एक ओपन कॉल होता है कि हुँ, अगर किसी भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यूजर या हैकर को हमारे सिस्टम में कोई भी फ्लॉ मिले तो वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज कर दे हुँ, और बदले में उसको वो एप्रिसिएशन करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो बिल्कुल नासा के जैसे वेल मैच्योर सिस्टम में ब्रीच फाइंड करना या उनकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करना या हैक करना वो इतना आसान काम तो नहीं है। मुझे खुद भी लर्न करते-करते 2 साल लगे इसी हुँ। एक टारगेट पे और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। वाह जी वाह! तो मुझे बताइए कि ये जो हैकिंग है, ये थोड़ी-सी हमें इसका बैकग्राउंड बताइए, ये होती क्या है? और हम तो सिर्फ़ हमें लगता है कि हैकिंग का इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से ही किया जा सकता है, या इसको बुरे अल्फाज में याद किया जा सकता है। तो क्या इसको हम लोग पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए जी मैं 2 कीवर्ड से इसको डिफरेंशिएट करूँगा। एक जी। होता है हैकिंग, एक होता है एथिकल हैकिंग। तो अच्छा। हमारा जो काम है एथिकल हैकिंग बेसिकली हम ये एक स्किल है जो कि अक्सर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या कोई भी आईटी पर्सन के हुँ, पास होता है या अगर कोई लर्न करना चाहता है, तो हैकिंग इज़ समथिंग एल्स और एथिकल हैकिंग वो पॉजिटिव वे में एज़ अ फ्रीलांस आप उसको कह सकते हैं कि लेट्स सपोज़ आपके पास कोई ऐसी स्किल है तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसके बदले में हमें कई दफ़ा मॉनेटरी रिवार्ड भी मिले हैं इन फॉर्म ऑफ डॉलर, इन फॉर्म ऑफ यूरोज़। तो एथिकल हैकिंग और हैकिंग में फिर फ़र्क आ जाता है। हुँ। अच्छा, दूसरा, आजकल हम फ़ायरवॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मुझे ये बताइएगा, ये फ़ायरवॉल होती क्या है, और ये क्या आम जो हमारे इदारे हैं, क्या उनमें भी यूज़ होती है फ़ायरवॉल सिक्योरिटी के लिए? अच्छा पहले फ़ायरवॉल के बारे में अगर मैं बता दूँ तो जी। ये एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस की शक्ल में होती है और बेसिकली ये नेटवर्क को एनालाइज़ करती है, उसकी ट्रैफ़िक को मॉनिटर करती रहती है और किसी भी अनऑथराइज़्ड एक्सेस से आपके नेटवर्क को या डिवाइस को प्रिवेंट करती है। हुँ, पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से नेशनल वाइड फायरवॉल मौजूद है, पहले किसी और कंपनी का था, अभी चाइना का यूज़ हो रहा है। हर हर कंट्री के पास अपने फायरवॉल्स होते हैं नेशन वाइड, हर एप्लीकेशन, हर कंपनी के पास इवन हम जितने भी सोशल मीडिया हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, इनके पास अपने ही प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं। कंपनी के अपने उनके पास अपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, पॉलिसीज़ के मुताबिक फायरवॉल्स होते हैं। तो अभी जो फायरवॉल लाया जा रहा है, तो बेसिकली ये दूसरे फायरवॉल से मुख्तलिफ है। इसका काम यही होगा कि लेट्स सपोज़ कोई भी सोशल मीडिया यूज़र कोई पोस्ट करेगा या कुछ शेयर करेगा, तो ये फायरवॉल उस पोस्ट की कंटेंट को रीड कर सकेगा, उसके मैसेज, उसकी बॉडी को रीड कर सकेगा कि इस पोस्ट में या इस कंटेंट में क्या है। एक्चुअल वो जो कीवर्ड है, कीवर्ड बेस पे वो उस हुँ, पोस्ट को या कंटेंट को रीड कर सकेगा। हुँ, हुँ। अच्छा, दूसरा मुझे शहज़ाद बताइए, जिस तरह हम फ़ायरवॉल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये अगर हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है फ़ेज़ बाय फ़ेज़, इसके डिफरेंट फ़ेज़ेज़ हम देखते हैं, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है हमें? देखिए नुकसान तो अभी फ़िलवक़्त ये है ये जो हमें नुकसान दिख रहा है इंटरनेट डिस्ट्रप्शन तो ये फ़ायरवॉल की वज़ह से नहीं है, ये हुँ, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की वज़ह से। अच्छा। इस पे बहुत टाइम लगता है, एक प्रॉपर टीम बनती है, डॉक्यूमेंटेशंस हुँ, करते हुँ, हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है। आईटी कंपनीज़ को, फाइनेंस को, सबको कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हुँ, हैं। नेशन वाइड इस पे टेस्ट किया गया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था कि डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करते।
तो तब हुँ, हमें इंटरनेट डिस्ट्रप्शन आ रही है। एक हुँ, नुकसान तो यही है जिससे आईटी कंपनीज़ को, फ्रीलांसर्स को इंटरनेट ना मिलने की वज़ह से बहुत नुकसान हो रहा है। फ़ायदे इसके ये है कि हमारी अपनी कंट्री की साइबर बाउंड्रीज़ मज़बूत हो जाएँगे अच्छा। और इससे हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्पीड में भी फिर फ़ायदा मिल सकता है। तो हुँ, फ़ायदे तो इसके बहुत हैं अगर सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और प्रॉपर इसकी प्लानिंग करके एक डेज़िग्नेटेड टीम के हवाले ये काम कर दिया जाए हुँ। और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा ही है। अच्छा, दूसरा ये हर कोई पूछ रहा होता है ख़ास तौर पर कि जनाब हम अगर अपना नया मोबाइल ले रहे हैं और क्या जो पिछला मोबाइल यूज़ कर रहे थे, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे थे, क्या उसको हमें सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या उसका डेटा दोबारा से रिकवर हो सकता है अगर हम उसको पूरा रीसेट भी करके अगर हम बेचते हैं तो? देखिए, डेटा तो कंप्लीटली रिमूव कभी भी नहीं होता। ओह! अक्सर बार-बार इस्तेमाल से ये हो सकता है कि पुरानी जो डेटा है, उसकी जो कैशे है, वो नई डेटा से रिप्लेस हो जाता है। हुँ, अक्सर हमें आजकल ज़्यादातर फीमेल्स के साथ हैरेसमेंट और जी। ये लीक्स तो जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, एक तो कॉमन रीज़न ये है कि मोबाइल में अपने घर के पर्सनल पिक्चर्स सब कुछ हो के भी हम मोबाइल रिपेयर के पास चले जाते हैं हुँ, और हुँ। उनको छोड़ देते हैं कि हम कल आ जाएँगे, परसों आ जाएँगे, आप इनको रिपेयर कर देना। तो ज़ाहिर-सी बात है एक बेसिक रीज़न लीक्स की वही भी है कि कभी भी अपने मोबाइल को अपने पर्सनल पिक्चर और डेटा के साथ किसी भी दुकानदार के पास छोड़ के ना आए। ओके। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने बात की है कि वो रह जाती है कि नहीं रह जाती, बिल्कुल डेटा रिकवरेबल तो होती है, हुँ। मगर इसमें ये है कि एक्चुअल जो डेटा है उसमें शायद सारी ना हो, 80% या 90% तक रिकवर हो जाती है। ओके, बट फिर भी कहीं न कहीं ये डेटा जो है वो रिकवर हो सकता है। तो इसीलिए जो भी आप करें काम करें ख़ास तौर पर उसको सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से आपको करना चाहिए। हमारे साथ शहज़ाद अहमद मौजूद थे और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने हमें बताया है, नासा में उन्होंने अपनी खिदमात दी हैं और जिसकी वजह से नासा ने उन्हें जो सर्टिफ़िकेट है उनके खिदमात के इतराफ़ में वो भी उन्हें दिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से हम यही बोलेंगे या उन्हें ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जनाब इस तरह का जो टैलेंट है जिसको वसाइल के हवाले से और अपॉर्चुनिटी के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ वो देख रहे होते हैं कि वो उनकी हेल्प करें, आपको ज़रूर इनको एड्रेस करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए। नहीं तो जो ब्रेन ड्रेन है हमारा वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता हमारे टैलेंट को और वो इसी वजह से यूरोपियन ममालिक का या बैनुल-अक़वामी जो फिर इदारे हैं उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। तो इसीलिए अपने टैलेंट को ख़ुद ही हमें संभाल कर रखना है। और जनाब तारीख़ गवाह है कि कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल ही नहीं हो सकता है जब तक उस मुल्क का इंसानी सरमाया अपने ही मुल्क में रहने को तरजीह ना दे। अब ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि जनाब इंसान अपना आबाई मुल्क क्यों छोड़ता है? वो मुल्क जहाँ उसकी पैदाइश हुई हो, बचपन की यादें गली कूचों से उसके वाबस्ता हों, जहाँ उसके सारे दोस्त अहबाब मौजूद हों, तो भला क्या उस मुल्क से हिजरत आसान होगी? हरगिज़ नहीं होगी। लेकिन इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद रोज़ाना इन चीज़ों में लगी हुई होती है और इतनी बड़ी तादाद देखकर ये ख़दशा पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने का ग्रीन सिग्नल मिल जाए ना, यानी वीज़े आसानी से मिल जाएं, तो 1947 से बड़ी हिजरत देखने में आएगी और पीछे फ़कत आबाओ अजदाद की कब्रें रह जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो नौजवान हैं बड़ी तादाद में बाहर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के पापड़ भी बेलते नज़र आते हैं और लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के लिए भी तैयार बैठे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि बाहर की ज़िंदगी कितनी भयानक हो सकती है। अपनों को छोड़ना या अपने वतन को छोड़ना आसान रिस्क नहीं होता है। बस किसी तरह बाहर पहुंच जाएं, ये हमारे जहनों पर सवार होता है। वहाँ जाकर करना क्या है, वहाँ की ज़ुबान आती है तो कितनी आती है, कौन से कोर्सेज़ करके बाहर जाएं, पहले ये ख़याल तक नहीं होता और फिर वहाँ पहुंचकर हम सड़कों पर खाक छानते हैं, पार्क्स में हमें सोना पड़ता है। तो
तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे जो तो हमारी नौजवान नस्ल है बाहर जाने के लिए इतनी क्यों कह लें कि उतावली होती जा रही है और किन अवामिल का ख्याल रख कर हम बैरून ममालिक के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं और क्या ये जो सारा माहौल चल रहा है ये उसके लिए फिजिबल है भी या नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए आसिम इदरीस साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि कंसल्टेंट हैं एंड करियर काउंसलर हैं और आपको वीज़ा के हवाले से बहुत अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं। तो आसिम साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र। आसिम साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि अगर आज हमारी वीज़ाज़ में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हमें वीज़ाज़ मिल जाएं तो जो 1947 में हिजरत हुई थी आज उससे बड़ी तादाद में हिजरत लोग करके पाकिस्तान से चले जाएं बाहर के ममालिक में। तो क्यों हमारी नौजवान नस्ल जो है यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती और बाहर जाना चाहती है? आपके पास तो आते होंगे और कहते होंगे कि कहीं ना कहीं का बस वीज़ा लगवा दें, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना। जी बिल्कुल, आजकल ये हर एक नौजवान की ख्वाहिश भी है और वो चाहता है कि वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए, आइदर वो स्टडी के लिए जाना चाहता है या वो जॉब सीकिंग के लिए जाना चाह रहा है। तो उसकी प्राइम ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो चाहता है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और मैं वहाँ पे चला जाऊँ। इस सिलसिले में 2023 एंड 24 में जो स्टैटिस्टिक्स हैं तकरीबन 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं। पाकिस्तान से जॉब्स के लिए और स्टडी के लिए। ओके। जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी तादाद है। सही। और इसमें स्टडी को पहले हम डिस्कस कर लें। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे जाते हैं उसमें उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका होती है और फिर स्टेज 2 में उनकी प्रायोरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल हमारे मुल्क की जो सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स थी उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने हमारे स्टूडेंट्स के बहुत से वीज़ाज़ रिजेक्ट किए हैं और अगर उनकी परसेंटेज देखी जाए तो 70 to 80 जो स्टूडेंट्स थे उनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं और उस रिजेक्शन के अंदर एक ही जो रिजेक्शन के ऊपर वो एक जो ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं वो ये लगाते हैं कि वी सस्पेक्ट दैट यू विल नॉट कम बैक टू योर कंट्री। बिल्कुल, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो वापस नहीं आएंगे और यहीं पे हमारे सिस्टम पे बोझ बनेंगे। हाँ। अब उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो भी इफ़ेक्ट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी अगर केस स्टडी प्रोफाइल देखा जाए तो उनका भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ से किसी तरह चले जाएं और वहाँ पे जाके अपनी स्टडी जैसे तैसे कंप्लीट करें। हाँ। और उसके बाद वहाँ पे कोई जॉब ढूंढें और अपने अच्छा ये हमारे यहाँ पे बहुत से जो यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे इदरीस साहब, उनका बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि ठीक है हम जैसे तैसे करके हम लोग बाहर चले जाएंगे, साथ साथ स्टडीज़ करेंगे और साथ साथ हम काम भी कर लेंगे और जो भी रेवेन्यू है वो जनरेट कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करने के आपको कह लें कि अलाउ होता है, उससे ज़्यादा आप काम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जिस तरह के तब वहाँ जाके पता चलता है। यहाँ पे तो हम सुहाने ख्वाब से जा रहे होते हैं कि जी हम बाहर चले जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो कि अनप्रोफेशनल लोगों के हाथे चढ़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। पूरी फैमिलीज़ हमने डेटा बेस देखा है जब कि पार्क में सड़कों पर सोने पर मजबूर हो जाते हैं बिकॉज वो अच्छी तरह से रिसर्च करके नहीं जाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर यूरोप का या यूके का, ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो 20 घंटे आपको अलाउड है। अच्छा। एज अ स्टूडेंट अगर आप जाते हैं तो 20 घंटे अलाउड है। हफ्ते में या महीने में? वीक में 1 अच्छा, वीक अब उसमें 20 आवर्स अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ से प्रॉपर वर्किंग करके जाएं। हाँ। जॉब सीकिंग के लिए जो स्किल चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, जो माइंड आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास वो स्किल सेट भी नहीं है और उस किस्म की कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है उनके पास। अब मिसाल के तौर पे अगर आप यूरोप जाते हैं, जर्मनी जाते हैं या डेनमार्क जाते हैं या इटली जाते हैं तो आप उस कंट्री की लैंग्वेज पे जब तक फेमिलियर नहीं होंगे आप जॉब हंट ही नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जॉब ढूंढने के लिए वहाँ की नेटिव लैंग्वेज का आना आपका बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश भी ठीक तरीके से नहीं बोली जाती, तो वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जब तक इक्विप्ड नहीं होंगे तो वो जॉब सीख नहीं कर सकते। जॉब नहीं उन्हें और जॉब वहाँ पे अवेलेबल है, ये भी मैं अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। मतलब ऐसी केस स्टडीज़ हैं कि जिस तरह से
रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में अच्छा। शेफ़ की जॉब्स हैं, ऑर्डर और टेकर्स की jobs जॉब हैं। हैं, और जॉब्स हैं। हाँ, और वाइट jobs कॉलर हैं जॉब्स वहाँ। तो इस तरह से नहीं मिलेंगी सही, ठीक स्टूडेंट्स है। को। लेकिन उसमें भी अगर आप ये देखें, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनके पास कुछ फ्रीलांसिंग के स्किल्स मौजूद हैं और वो थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेट भी हैं, वो अपने एक्सपेंसेस वहाँ पे जाके मीट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट अपना होमवर्क अगर यहाँ से करके जाता है, यहाँ से अपना एक प्रॉपर सीवी डिज़ाइन करे, अपनी जॉब हंटिंग के लिए कुछ लोगों को ऑलरेडी मेल करके अपनी जॉब को सिक्योर करे, तो वहाँ जाके उसको वो जॉब ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि जो स्किल्स की अगर बात की जाए तो स्किल्स वीज़ा के ऊपर भी कोई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हैं तो किस कंट्रीज़ में हैं उनके लिए? स्किल्स वीज़ास के लिए 3 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे हर साल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, अच्छा, जिसमें सबसे पहले कोरिया है, साउथ कोरिया। ओके। साउथ कोरिया के अंदर जो है गवर्नमेंट के थ्रू जॉब्स क्रिएट होती हैं, और उसके लिए ट्रेन अनट्रेन लेबर जो है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, अच्छा, और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, प्लम्बर है, वो उसकी कोई ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन करें और उन्हें टैप्टा भी से। कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए? जी, कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए भी कंपलसरी है? कंपल्सरी ओके। है। और इस प्रोसेस में इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, अच्छा, और अगर आप ये वाली अपनी कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट KLT कंप्लीट करके पास कर लेते हैं, तो आपको किसी एजेंट को, कंसल्टेंट को कोई पैसे नहीं देने, आप डायरेक्टली वहाँ पे आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। और ये अच्छा। $2000 की जॉब है, और ओके। पाकिस्तान में कोई भी लेबर इतनी अमाउंट नहीं ले रही होती है। हाँ जी। और इसमें हर साल 2 to 3,000 लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे वो जाके अपना यानी कि अच्छी जॉब्स को सिक्योर कर रहे हैं। एक तो कोरिया होगी, इसके अलावा कौन इसके अलावा कोरिया के अलावा अभी जैसे मैंने पहले बताया था, जर्मनी के जर्मनी, अंदर ठीक है। जर्मनी के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी जॉब्स निकली ठीक है। हैं। ऑस्ट्रिया के अंदर और अच्छा। अमेरिका के अंदर हॉस्पिटैलिटी के अंदर दे नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उस किस्म की ट्रेंड HR अभी तक नहीं है जिनके पास अच्छा। सर्टिफिकेशन भी हो, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी की डिप्लोमास Training भी भी हो, हो। और उसके साथ साथ वो प्रॉपर शेफ़ हों और वहाँ जाके वो जॉब सिक्योर करें। और वो ओके। उनकी जो ये वाली प्रोग्राम है, उस ठीक। प्रोग्राम के अंदर वो एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट अच्छा। कराएंगे, साथ 3 ईयर की अप्रेंटिसशिप देंगे, उसके बाद लीडिंग टू जॉब चलें। वो कन्वर्ट कर लेंगे। चलें जी, क्या बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जगह भी है, लेकिन मसला ये है कि जनाब आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा भी ज़ाया होता है और आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है। तो इसलिए किसी अच्छे प्रोफेशनल के पास ही जाया करें। आसिम इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कौन कौन से जगहों पर, कौन कौन सी कंट्रीज़ में आपका मौका बन सकता है, आप जा सकते हैं, उस पर हमने बात की। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल की रूटीन ऐसी हो चुकी है कि ख़वातीन चाहे 8 घंटे मुलाजमत करें या दिन भर घर में काम काज करें, उसके साथ फिर बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, तो ऐसे में वो अपनी सेहत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं। और आजकल कुछ ऐसे मसाइल डिस्कस हो रहे हैं जो शायद माजी में इतने आम नहीं थे, अगर थे तो शायद उनका तिब की फील्ड में कोई नाम नहीं होगा। खैर, हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं कि जनाब ख़वातीन अपनी सेहत का वैसे ख्याल नहीं रखती हैं जैसे उन्हें रखना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर के उनकी ग़िज़ाई आदात की बात की जाए तो फ़ास्ट फूड का दौर है, और इस हद तक ये है कि साथ मोबाइल के मुसलसल इस्तेमाल का भी दौर है। तो ऐसे में ख़वातीन को हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये उन ख़वातीन के लिए लाजमी तौर पर उन्हें देखना चाहिए जो घरेलू मामूलात चला रही हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रही हैं। दूसरा ये कि जो हार्मोन्स की तब्दीलियाँ हैं ना, वो ख़वातीन की सेहत पर गहरा असर डालती हैं। ख़वातीन को तौलीदी सेहत का बुनियादी साइकिल भी उन्हीं तब्दीलियों से मुंसलिक होता है। तो ये किस तरह हम डाइट
जो है मेंटेन कर सकते हैं, और क्या डाइट जब डिस्टर्ब होती है, जो इम्बैलेंस होती है, तो क्या उसकी वजह से हमारा हार्मोनल साइकिल भी इम्बैलेंस होता है, किस तरह होता है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए ज़ोहा सुहेल हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद है। ज़ोहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ोहा, सबसे पहले तो बताइए, ये जो हमारी डाइट है आजकल की, हमारी ख़वातीन की ख़ास तौर पर, उनकी किस तरह हार्मोन्स का, अगर हम डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे इस वजह से? बिल्कुल मुनीबा, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत कम इसके ऊपर बात की जाती है। हम जो सिम्टम्स सामने नज़र आते हैं उनको ट्रीट करते हैं, रूट कॉज की तरफ जाते ही नहीं है। और हार्मोन्स जो है वो हमारी रूट कॉज आती है। अच्छा। जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स हिल जाते हैं तो समझें कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, जिसमें डाइट का बहुत रोल है, स्ट्रेस का बहुत रोल है। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ रहते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, पूरा दिन बैठे रहते हैं, उस चीज़ से बड़ा मसला ख़राब हो जाता है। ओके। अच्छा, अब आपने बहुत से लोगों को आजकल सुना होगा कि पीसीओएस का मसला आ रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। ये दो बड़े लीडिंग रीजंस बन रही हैं हमारे पास इन सब मसाइल की वजह से। अच्छा, अब उसके अंदर मेरे पास जितने पेशेंट्स आई हैं, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो सबसे बड़ा डाइट का रोल आता है, स्ट्रेस का रोल आता है, और फिजिकल एक्टिविटी ना करने का रोल आता है। ओके। अच्छा, अब डाइट के अंदर भी बड़ा ये चीज़ है कि जब पेशेंट से पूछा जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, तो वो अगर हेल्दी डाइट भी खा रहे हैं, स्टिल द प्रॉब्लम इज़ देयर। अच्छा। उसके पीछे जब मैं जाके देखती हूँ तो वहाँ से पता चलता है कि जो डाइट हेल्दी वो ले रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। अच्छा। अब जैसे दूध की बात मैं करूँ, कहने को कह रहे हैं जी हम खुला दूध कंज्यूम करें। हाँ। ठीक है, अब जो दूध खुला आ रहा है, वी डू नॉट नो कि उसके अंदर किस किस्म के किस तरह की, एंटीबायोटिक्स हैं, बिल्कुल, उसमें किस तरह के हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी क्रीम अच्छी है, उसका कलर अच्छा है। अब वो चीज़ अगले बंदे को नहीं पता कि वो ख़राब है, हमें तो वो खुला दूध है, ताज़ा दूध है, हमारे अकॉर्डिंग दैट्स क्वाइट हेल्दी। अब उसके अंदर ये सब चीज़ें आजकल जो मिक्सअप की जा रही हैं, वो बॉडी के अंदर जाकर हार्मोन्स के लेवल्स को ऊपर नीचे करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है पेशेंट के अंदर, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ठीक है। एक और चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया कि जी ब्रॉयलर नहीं खाना, देसी चिकन खा लेना। हाँ। ये बड़ा आजकल बहुत एक चल रहा है। और लास्ट में कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, वहाँ पर ब्रॉयलर को प्रमोट किया जा रहा था। हाँ। तो मेरे स्टूडेंट्स आए, उन्होंने पूछा कि मैम ये तो प्रमोट कर रहे हो, हमने तो सुना है कि ब्रॉयलर खाना ही नहीं है। हाँ। उसके पीछे अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसकी फीड, ब्रॉयलर को आप खिला क्या रहे हो। जिन जगहों पर ब्रॉयलर को आप लोग सिर्फ स्टीरॉइड्स खिला रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खिला रहे हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ये आना ही आना। ठीक है। लेकिन जहाँ पर ब्रॉयलर की फीड ठीक है, यानी कि उसकी फीड में अगर मकई जा रही है, जो चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो जा रही हैं, तो वहाँ पर ब्रॉयलर को ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आते। अच्छा, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा ना, मसला अब ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो ब्रॉयलर हम खा रहे हैं उसको सही फीड दी गई है कि नहीं दी गई? उसका मैं आपको बताती हूँ क्या हल है। उसका ये हल है कि अब सारी चीज़ें छोड़ के ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ शिफ्ट हो जाया जाए। ठीक है, जो कंपनीज क्लेम करती हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड दे रहे हैं, आप वहाँ पर जाएं, ऐसे मार्केट्स हैं, ऑल्दो स्मॉल स्केल मार्केट्स हैं, कि बड़ी बड़ी सुपर स्टोर्स नहीं है, छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ से जाएं, फ्रेश एग्स लें जिस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ हो। अच्छा। वो वाला दूध कंज्यूम करें जिस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ हो। क्योंकि ये वो चीज़ें कि जहाँ पर ना एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही है, ना स्टीरॉइड यूज़ हो रहे हैं, ना कोई हार्मोन्स यूज़ हो रहे हैं जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स को ख़राब करें और मसले को प्रमोट करें। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फूड्स को मैं प्रमोट करने के ऊपर हूँ कि आप लोग ऑर्गेनिक फूड्स को लें जिसमें पेस्टिसाइड्स भी ना हो, कोई हर्बिसाइड ना ऐड किया जाए। अच्छा। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बॉडी में आपके जो हार्मोन्स के लेवल्स है, एंडोक्राइंस है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे पहले आपकी पेंक्रियाज की जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो ख़राब होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, वो ख़राब होता है। थायराइड का ख़राब होता है। बहुत से फीमेल्स को यंग एज में आपने देखा है कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं और जो मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। चेहरे पर बाल आ जाना, सारी संग पॉइंट्स जो आते हैं, तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें जा रही होती हैं जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं। सही, तो ये बड़ा शॉकिंग भी है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए उन लोगों के लिए जो इस मसले से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, जिनको इस मसले का पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पैदा होती जा रही है। तो फिर क्या करें हम लोग? किस तरह की डाइट चले? ऑर्गेनिक की तरफ हमने जाना है, अब हम घर पे ख़ुद तो नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमने बाहर से ही लेना है, तो उसको किस तरह पहचान हम कर सकते हैं, या उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी है? अब अंडा भी जैसे है, अब जो ब्रॉयलर का अंडा है, जो सादा वाला जिसको कहा जाता है अंडा, और देसी अंडा, अब उन दोनों में से कौन सा अंडा खाएं फिर हम लोग? अच्छा, एग्स के बारे में जो हमने कंपैरिजंस किए हैं ना, तो ब्राउन एग और जो वाइट एग है उसमें हमें कोई खास फ़र्क महसूस नहीं हो उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू में। असल फ़र्क जो आ रहा है वो उनकी मीट के अंदर आ रहा है। ठीक है, सो एग के
अंदर आप ब्राउन एग, वाइट एग कोई भी ले सकते हैं, एग का कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम दूध की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा ये अच्छा है या नहीं अच्छा। अब एक और चीज़ है कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आए हैं, जब मैं उनसे दूध का पूछती हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं, तो मेजॉरिटी मुझे ये कहते हैं कि हमारे जानने वालों की तरफ से, और हमें पता है कि इट्स टोटली फ्रेश, सबसे ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ मिलावटी नहीं है। हाँ। तो अगर आपको इस तरह की कोई ऑप्शन मिल जाती है कि जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये ठीक है, तो आप वहाँ से लें, वरना आप उसको मत लें। वरना मैं कहती हूँ कि आप बेशक टेट्रा पैक ले लें, वो उससे ज़्यादा डब्बे वाला दूध पी सकते हैं। डब्बे वाला दूध एज कम्पेयर टू जो खुला दूध जिसमें चीज़ें ऐड करें, वो उससे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट ना स्टीरॉइड्स है, ना इसमें एंटीबायोटिक्स है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर मेंशन्ड हो कि ये इट्स प्रिजर्वेटिव फ्री सब कुछ हो, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज बैठी हुई हैं सारी, अगर ये गलत क्लेम करेंगे तो इनकी पकड़ है, तो इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है कि ये चीज़ खराब है। नहीं, कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा प्रिजर्वेटिव फ्री है दूध, ऐसा ही है। तो आप उनको लें, आप बिल्कुल उनको कंज्यूम करें, लेकिन आप अपनी वो डेवलप करें कि आपको पता हो कि ये ठीक है मेरे लिए, ये गलत है मेरे लिए। जैसे चिकन की अगर मैं बात करूँ तो चिकन ऑर्गेनिक मार्केट में अवेलेबल है, आप वो वाला कंज्यूम करें। और जो आपको लग रहा है कि जिस स्टीरॉइड के ऊपर पला भरा, बहुत से लोगों की ये बात होती है कि ये तो अपनी टांगों पे खुद नहीं खड़ा हो सकता, तो हमें क्या एनर्जी देगा। तो आप बस ये बात है कि आपको खुद पता हो कि ये जगह मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ वो बता तो नहीं सकती कि कौन कौन सी जगह है, लेकिन ये एक सिंपल सी बात है कि अब फीड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप अपने एनिमल्स को दे रहे हैं। जी, ख़वातीन में मुझे बताइए कि जो एंजाइटी और ख़ास तौर पर पैनिक अटैक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसकी रेशो पाई जाती है, तो वो क्या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या एंजाइटी और डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं? अच्छा, बेसिकली ये दोनों बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अच्छा, कि आपको अगर एंजाइटी वगैरह, एंजाइटी बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस आएगा और आपको एंजाइटी फील होगी, ठीक है, उसके बाद आपके हार्मोन्स खराब हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन दिस सीन इज़ वेरी रेयर कि अगर आपके हार्मोन्स खराब हैं तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो, लेकिन हो ये भी सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों इंटरलिंक्ड हैं। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से आता है कि अगर कोई फीमेल बहुत स्ट्रेस या बहुत एंजाइटी के अंदर रहती है और हार्मोन लेवल्स खराब हो रहे हैं, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आप मेंटल किसी स्ट्रेस के अंदर तो नहीं है। अगर वो कहते हैं कि जी बिल्कुल अब हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाए। साइकोलॉजिस्ट के साथ उनकी मीटिंग्स करवानी पड़ती हैं, काउंसलिंग सेशंस करवानी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो विद डाइट हम नहीं टैकल कर सकते, जिसमें स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस को हम विद डाइट नहीं टैकल कर सकते, क्योंकि जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो क्या करते हैं, वो या तो बहुत खाते हैं या वो बहुत कम खाते हैं। और यूजुअली जो लोग खाते हैं वो फिर ऐसी चीज़ें ही खाते हैं कि जो सारी प्रोसेस्ड हैं, तो वो उस मसले को और एग्रीवेट करती हैं कि एक आपको स्ट्रेस है जो आपके हार्मोन्स वैसे ख़राब कर रहे हैं, दूसरी जगह अगर डाइट भी ख़राब लेंगे तो वो भी आपके हार्मोन्स को ख़राब करेंगे, तो मसला जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सही। तो इसलिए बेहतर ही होता है कि इनको राइट जो कंसल्टेंट उसके पास भेजा जाए, इनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाई जाए, ताकि स्ट्रेस अपनी जगह कंट्रोल हो, और डाइट की वजह से जो हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं वो फिर हम उनको मैनेज करते हैं कि किस तरह से हमें इनको ठीक करना है। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फीमेल्स। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि क्या ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं जो जिनको आप कह लें कि ये मूड बूस्टर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप जब खाते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है? हाँ बिल्कुल ऐसे हैं, जैसे आपका जो चॉकलेट का कोका है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट मूड बूस्टर है, वो बहुत अच्छा आपके लिए अच्छा है। जब आपका मूड ख़राब हो तो आप उसको चॉकलेट देकर आप खुश कर सकते हैं। हाँ। इसके अलावा मीठी चीज़ें जो हैं वो सारी आपके मूड बूस्टर्स के अंदर ही। इसमें आइसक्रीम भी आ जाती है? आइसक्रीम भी आ जाती है, क्योंकि मीठा है, मीठा आपके मूड को अच्छा करता है, ठीक है, गुड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जहाँ वो मूड को अच्छा करता है वहाँ वो आपके लिए नुकसानदेह भी है। जब आप मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या आप स्ट्रेस, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जिसमें स्ट्रेस हर बंदे को है और डेली बेसिस पे है, कभी सुबह 10 बजे हो रहा है, कभी शाम 6 बजे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही हो रहा है, कभी कभी पूरा दिन चलता है। तो उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ मीठा खाएं और अपने मूड को अच्छा रखें, क्योंकि जब आप मीठा खाएंगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। सही। ब्रेन के अंदर मीठा ऐसे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है कि जो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जब ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, ब्रेन पूरा दिन थका हुआ रहेगा, ब्रेन अजीब चीज़ें सोचेगा, नेगेटिव थॉट्स में रहेगा, तो वो आपके मूड को अच्छा नहीं कर सकता अल्टीमेटली। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छा करेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, आप फ्रेश नहीं रहेंगे, आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। सो मीठा जो है वो हफ्ते में कोई 2-3 दफ़ा आप खा सकते हैं, बट रेगुलरली आप नहीं खा सकते कि आपको जब मूड ऑफ हो रहा है, जब मूड ख़राब हो रहा है, मीठा खा लिया, क्योंकि मीठा जो है वो ब्रेन में बहुत ख़राब चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो ब्रेन के लिए ठीक नहीं है अल्टीमेटली। अच्छा, लेकिन मीठा, अब मीठे की भी कैटेगरीज है ना, एक वो जो है जो हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं, एक नेचुरल मीठा भी होता है जो हमें फ्रूट से और बाकी चीज़ों से नेचुरली हम उससे ड्राइव कर रहे हैं, तो वो वाला ठीक है मीठा? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। जैसे कि जो आपकी जो सफ़ेद चीनी है, बेसिकली वो बहुत बड़ा पॉइजन है, ठीक है, आपने सफ़ेद चीनी वाली चीज़ें अवॉइड करनी है।
और हमारी जितनी भी बेकरी आइटम्स है उसमें अनफॉर्चुनेटली सफ़ेद चीनी ही ऐड की जाती है। कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा कि जो खुश होने के लिए गुड़ खा रहा हो या शक्कर खा रहा हो या कोई उसकी बनी हुई चीज़ खा रहा हो। फॉर एग्जांपल घर में अगर गुड़ वाले चावल बने हुए और एक साइड पर अगर कोई कन्फेक्शनरी आइटम पड़ा हुआ तो हर कोई मेरे ख्याल से बेकरी आइटम उठाएगा वो कोई मिलेगा। सो जो हमारे नेचुरल स्वीटनर्स हैं जैसे फ्रुक्टोज है जो फ्रूट से मिल रही है और ये जो हमारा गुड़ शक्कर है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये आपकी ब्रेन में जाके कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते जो आपके लिए हैज़ार्डस हो। लेकिन जो आपका वाइट शुगर है जो हर चीज़ के अंदर मौजूद है, जो मीठी चीज़ है जो बाहर से मिल रही है वो ऑब्वियसली आपके लिए नुकसान दे। तो अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप जो आपकी ब्राउन शुगर है वो लें, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो वाइट शुगर को छोड़ दें। अच्छा बिलफर्ज के अगर हम लोग 15 दिन के लिए वाइट शुगर से बनी हर चीज़ और वाइट शुगर इवन दो कि हम लोग कट ऑफ कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह की चेंजिंग्स आ सकते हैं जो विजिबल भी हो, जिससे पता चले कि अच्छा हमने वाइट शुगर छोड़ी है तो हमारी बॉडी इस तरह हमें रिस्पॉन्स बैक कर रही है। अच्छा, ये बहुत से चैलेंजेस आजकल चल रहे हैं, नो वाइट शुगर, वाइट शुगर स्टॉप्ड, इस तरह के। उसमें बेसिकली ये कि 15 दिन के बाद आप जब दोबारा खाएंगे तो वो नुकसान देगी। 15 दिन के लिए तो बॉडी उसको अच्छा आपको रिस्पांस देगी, बॉडी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बॉडी अपने आइडियल पीएच पे काम करती है। जब आप वाइट शुगर खाते हैं आपके ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है, ब्लड एसिडिक पीएच पे काम नहीं कर सकता है जिस वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम सही नहीं चलता। ठीक है, जब आप 15 दिन के लिए वाइट शुगर छोड़ेंगे बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी, आपके बोन्स बहुत अच्छा काम करेंगे। अच्छा। लेकिन वंस आप 15 डेज के बाद दोबारा शुरू करेंगे तो आपको बॉडी डबल नुकसान देगी। अच्छा, क्या हमारी स्किन पे भी कुछ असर होता है उसका अगर वाइट शुगर हम लोग छोड़ें अपनी लाइफ में? नहीं, वाइट शुगर छोड़ने का स्किन के ऊपर आज सच कोई असर नहीं होता, लेकिन ये कि आपकी बोन्स पे काफ़ी असर आता है। अच्छा, बोन्स के लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, हमने बात की है कि अगर आपका हार्मोनल चेंजिंग्स हो रही है या इम्बैलेंस हो रहा है तो उसमें आपकी डाइट का कितना अहम रोल है और बाकी क्या क्या फैक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पर बात कर रही थी जुहा सुहेल हमारे साथ मौजूद थी। जुहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और जनाब अब थोड़ा स्क्रीन टाइम के हवाले से बात कर लेते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक 8 से 18 साल के बच्चे औसतन 7.5 घंटे रोज़ाना एंटरटेनमेंट मीडिया पर सर्फ करते हैं, जबकि जो बालिग अफराद हैं वो योमिया 11 घंटे स्क्रीन के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा वक्त जब हम डिजिटल गैजेट्स पर हम गुजारेंगे तो कोई भी नॉर्मल इंसान कभी नॉर्मल नहीं रह सकेगा। अब मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टैबलेट्स को ज़रूरत से बढ़कर एडिक्शन समझा जाने लगा है। कोई पास आकर हमारे बैठ भी जाता है तो तब भी हम मोबाइल फ़ोन पर जो है ना अपनी उंगलियां इंस्टाग्राम पर सर्फिंग में मसरूफ़ रख रहे होते हैं। दूसरा ये, यहाँ पर हम रील्स देखने में अपना वक्त गुजारने का हमें एहसास ही नहीं होता। यहाँ पर टिकटॉक पर एक के बाद एक वीडियो हम देख रहे होते हैं। ना वक्त के ज़िया का हमें एहसास होता है और ना ही इस बात का एहसास होता है कि जनाब कोई हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो हमसे बात कर रहा है या हमारे पास बैठा हुआ है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इस तरह की जो कैफियत है ना उसमें इंसान ज़्यादा देर तो नहीं जी सकता, लेकिन जब तक वो जी रहा होगा वो इन्हीं गैजेट्स के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अब आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हम मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो उसमें से रेज़ निकलती होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, हमारी कह लें कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि हमारे रवैये इस तरह के होते जा रहे हैं और हमारे अपनों की जगह हमारे मोबाइल फ़ोन जब हमारा वक्त जो है ना वो खा रहे हैं। तो इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि हम किस तरह इन मोबाइल फ़ोन से, इन डिजिटल गैजेट से हमारी जो नफ्सियात है वो मुतासर भी हो रही है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या हम बच सकते भी हैं या नहीं बच सकते हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आमना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुनीबा कॉलिंग। डॉक्टर आमना, आज हमने बात करना है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम, जो कि सिर्फ बच्चों में नहीं, हम सब में, मेरे में भी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम सिर्फ फ़ोन को पकड़ते हैं और स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर दें और घंटों घंटों हम लोग स्क्रॉल डाउन ही करते रह जाते हैं। स्क्रीन टाइम इतना यूज़ हो रहा है, तो ये किस तरह हमारी जो मेंटल एबिलिटी है या हमारी साइकोलॉजी है उसको ख़राब कर रहा है, मुतासर कर रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका टॉपिक है क्योंकि आई थिंक ये सबसे रिलेटेड है ना, फ्रॉम चिल्ड्रन, फ्रॉम एडोलेसेंट, ओल्ड एज पॉपुलेशन जो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। उनको हम कहते हैं जी फोन दे दें, वो लोग स्क्रॉल करते रहेंगे तो उनकी अच्छी टाइम गुजरेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ये है कि हम जब स्क्रीन टाइम की बात करते हैं ना तो स्क्रीन टाइम भी अब 2-3 तरह का है ना,
क्योंकि हम देखें एक तो रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम है, फिर एक एजुकेशनल स्क्रीन टाइम है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन में एक लार्ज कंपोनेंट जो है इट्स अटैच्ड विद स्क्रीन, कंप्यूटर्स और गैजेट्स के साथ उन्होंने काम करना है। फिर एक जो हमारे प्रोफेशनल यूज़ के लिए है, अब देखें इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन आप देखें वर्क, बल्कि वर्क प्लेसेस ऐसी बन गई हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि स्टाफ जो है वो ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि वो हमारी ज़रूरत भी है काम की भी। ठीक है। अब ना वी सी के पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, नौकरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, रिक्रिएशनल के लिए यूज़ करें, पैसिव टाइम, एक्टिव टाइम, बहुत सारा स्क्रीन टाइम, सो इट्स ह्यूज ना। अच्छा, अब बात ये है कि कितना स्क्रीन टाइम होगा तो वो हमारे लिए ठीक होगा हो ना। सकता है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली आपने बड़े अच्छे स्टेटिस्टिक्स ये अमेरिकन एकेडमी के पेश किए। मैं अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो मैं क्योंकि रिसेंटली कुछ एक सर्वे देख रही थी, हम खुद भी एक सर्वे कर रहे थे एक्चुअली एडोलेसेंट की मेंटल हेल्थ पे विद स्क्रीन टाइम। तो उसमें मेरी नज़र से एक रिसर्च गुजरी जो पब्लिश हुई थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये एक स्टेटिस्टिक्स कोट की हुई थी पाकिस्तान की कि 30 से 40% जो हमारे यूथ यानी यंग एडोलेसेंट्स हैं, जिनका स्क्रीन टाइम जो है वो 3 या 4 आवर्स से एक्सीड करता है। यानी कि एवरेज तो 3 आवर्स तो है, अर्बन 3 आवर्स है और सॉरी अर्बन जो है वो 4 आवर्स है एंड रूरल इट्स 3 आवर्स ना। तो वो जब एक्सीड करता है तो वहाँ पे हमें 30 से 40% के अंदर एग्जाइटी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो नज़र आते हैं। ये वो सर्वे है जो पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर हुआ है। तो इट्स लाइक हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आने शुरू हो चुके हैं। सही। अब ये देखना कि मेंटल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ ह्यूज ना, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग वी डू इज़ रिलेटेड विद अवर मेंटल हेल्थ। तो आप देखिए सबसे पहले ये कि स्क्रीन टाइम हमारे साथ करता क्या है। स्क्रीन टाइम जो है वो जैसे आप मतलब देखते जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, काम भी कर रहे हैं या आप अदरवाइज अगर रिक्रिएशनल के लिए जैसे फ्री टाइम में लोग रील्स पे रील्स देख ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता घंटा गुजर वही ना। तो वो क्या करिए, सबसे पहले ये कि वो आपके एक मेलाटोनिन हमारा हार्मोन होता है जी, जिसकी रिलीज को, जिसकी प्रोडक्शन को ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है। और ये वो हार्मोन है मुनीबा जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हमारा मेलाटोनिन का प्रोड्यूस जो है, प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो रहा है, तो इवेंचुअली हमारी स्लीप में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम क्या करें, हम रात को जब सोने के लिए लेटते हैं तो हम कहते हैं जी थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लें, उसके बाद सो जाएंगे। तो क्या करें फिर, कब हम जब हम सोने जा रहे हैं तो उससे कितने घंटे पहले हमें स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए, यूज़ नहीं करनी चाहिए? जी अच्छा, सबसे मज़े की बात यह कि सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि अपनी बॉडी को ना हर तरह की ऐसी चीज़ जो किसी भी तरह इफेक्ट करी है उसे सोने से कोई 1 आवर या 2 आवर पहले जो है ब्रेक देना चाहिए। अच्छा। चाहे वो हमारे कोई मील्स हैं, चाहे वो हमारा स्क्रीन टाइम है, या हमारा कोई और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किसी भी चीज़ का यूज़ है। बेसिकली जो स्लीप के लिए, अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप के लिए तो ये है कि आप रिलैक्स करें, थोड़ा सा मेडिटेट करें और आप पीसफुली सो जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स में। इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्क्रीन देखते चार्जिंग पे लगाया और सो गए। तो वो जो लास्ट इमेजेस हमने देखे होते हैं ना, वो हमारे माइंड के साथ स्टिक होता है और वो प्रोसेस करते हैं और हम उसके बाद बाज़-औक़ात वैसे ड्रीम्स देखते हैं, बाज़-औक़ात हमारे अंदर एग्जाइटी और एजिटेशन प्रोड्यूस होती है और वो जो हमारा मेलाटोनिन पहले ही लो हुआ होता है वो मज़ीद हमारी स्लीप की क्वालिटी को पुअर बना देता है। एक तो इट्स डायरेक्टली रिलेटेड विद स्लीप। दूसरा ये कि देखिए नेचुरली एज मच एज हमारा स्क्रीन टाइम इंक्रीज होगा, इसका मतलब है हमारी बॉडी की मोबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो हमारी एजिलिटी कम हो रही होती है, हमारी एक एक्टिविटी बॉडी में कम हो रही होती है। तो इन अदर वे हम वैसे ही थोड़ा सा ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता जाता है उसके सबको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे हेल्थ के लिए, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है इक्वली हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? फिर हम हल की तरफ भी जाते हैं कि जनाब अब उन लोगों ने अपना काम तो करना है, फिर उनके लिए क्या आप लोगों ने सजेस्ट किया था, क्या उनके लिए हल हो सकता है? एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व इन वर्क, उनके लिए मैं बात करूँगी। जो लोग काम में इन्वॉल्व हैं उनकी कंपनीज़ को हमने सर्टेन रिकमेंडेशंस दी कि आप इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर जो है नेचर चीज़ों की वो इंक्लूड करें। जैसे वो लोग उनको स्पोर्ट्स कराते थे थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, लेकिन वो भी कंपटीशन बेस्ड थी। तो उनको हमने रिकमेंडेशन दी कि ये पहले ही हर वक्त इनकी जो जॉब है वो compete करने वाली है, तो इनको आपने इस तरह की चीज़ें नहीं देनी, नेचर से क्लोज करें। ठीक है।
आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वॉल्व करें, थोड़ा सा उनको कुछ इस तरह के आप बोनसेस में कोई फ्री टाइम दें जो फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। तो हमने उनको नेचर ऑफ इंसेंटिव्स जो थे ना वो सजेस्ट किए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिफरेंट होने चाहिए। देखिए हर इंसान के लिए एक ही चीज़ इंसेंटिव नहीं बिल्कुल होती, ऐसे ही है, true। तो हमने इसलिए उनके लिए उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली जो है वो सजेस्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा ये देखें, और ओवरऑल भी आप देखें इस हाई स्क्रीन टाइम के साथ हमारा फैमिली टाइम बहुत कम हम हो गया है। सोशली आइसोलेट हो रहे हैं, true। और हम प्रेफर करते हैं कि बाहर जाके दोस्तों के साथ बैठ के एक कप कॉफ़ी पीने की बजाय हम घर में बैठ के एक वीडियो देखें। हाँ। तो आई थिंक ये ओवरऑल भी हमें इट्स हाई टाइम टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। हम थोड़ा सा अपनी करिकुलम में, जैसे आज तक हमें याद है हमने मिस्टर चिप्स पढ़ा था, हाँ, exactly। अगर हम बच्चों को ये बताएं अपनी माइंड, बॉडी और सोल का कैसे ख्याल रखना हाँ। है, किन चीज़ों को लिमिट करना है और किन को अपनी लाइफ में अब इनकॉर्पोरेट ये करना है। रिवायती टॉपिक से हमें बाहर आ जाना बाहर आ चाहिए। जाना अब आगे जिस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है उनके बारे में हमें अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए, और करिकुलम में ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं उनकी। तो हमारे साथ डॉक्टर आमना मौजूद थी। डॉक्टर आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। साइकोलॉजिस्ट हैं, और किस तरह जो स्क्रीन टाइम है वो हमारी मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद जनाब आपसे एक और गेस्ट की मुलाकात कराते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ यंग टैलेंट के हवाले से बात करते हैं। देखा जाए तो अगर हम कहीं पर खड़े होकर कहीं निशाना लगाएं तो मेरे ख्याल से 10 फीट के फासले पर भी निशाना शायद हमारा ना ही लगे, लेकिन अगर आप तसव्वुर करें कि आपको घोड़े की पीठ पर बिठा कर कहा जाए कि आपने अब यहाँ से निशानेबाजी करनी है, तो मेरा ख्याल है कि मुझ समेत बहुत से लोग स्टेप बैक कर जाएंगे कि जनाब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा करके दिखाया है, और क्योंकि इसमें आपका अपना तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और दूसरा ये कि आपने फिर निशाना भी लगाना है। तो हमारे बहुत ही यंग और टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है, जिन्होंने रूस में होने वाले मुकाबले में मेडल जीतकर हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट क्रिएट की है। दूसरा ये कि अरहम एहसान ने कम उम्री में हॉर्स बैक आर्चरी में अपनी जीत से ये मैसेज दिया है कि जनाब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, अब ना सिर्फ क्रिकेट, हॉकी या बॉक्सिंग में नहीं बल्कि इस मुश्किल फील्ड में भी अपना फ्यूचर है वो बना सकते हैं। तो उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके कोच हैं अरशक नईम हैं, और उन्होंने भी जनाब काज़ाकिस्तान में एक मुकाबला हुआ, वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो जनाब उन दोनों से हमने जानना है कि ये जो कंपटीशन रहा था कैसा रहा, और किस तरह इन्होंने वहाँ पर जो है ना जीता है, और कितना मुश्किल ये खेल है जो कि ये खेल रहे हैं। तो अरहम आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और अरशक आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो आप ही से स्टार्ट करती हूँ अरहम के ब्रॉन्ज मेडल आप जीत कर आए हैं, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थोड़ा सा इस कंपटीशन के बारे में बताइए, कब था ये कंपटीशन, कितने लोग थे जिनसे आपने कम्पीट किया? हम रशिया में होने था, ये मिड ऑफ अगस्त हुआ था। अच्छा। और तकरीबन 10 मुल्क थे वहाँ पे, और उनके बीच में मतलब रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स का सेगमेंट था इसमें, और हॉर्स बैक आर्चरी का सेगमेंट था। मतलब 2 दिन थे, एक दिन रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स होने थे और एक दिन जो है वो हॉर्स बैक आर्चरी होना था। अच्छा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक मेरी टीम थी हमारी, और साथ मेरे टीममेट थे एक, उन्होंने रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स के अंदर लांस के सेगमेंट के अंदर सिल्वर मेडल अचीव किया। मोहम्मद असद चौधरी नाम है उनका। और ओवरऑल जो है हमने पाकिस्तान और पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3rd रेस करवाया। क्या बात है। तो अच्छा थोड़ा सा मुझे बताइए अरहम के ये जिस एज में आप हैं, इस एज में बच्चे जो है ख़ासतौर पर गैजेट्स में होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, या उनकी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम लोग भी इसी का शिकार हैं। तो आप इस लाइफ में आपने हॉर्स बैक आर्चरी की, और बड़ा मुश्किल ये ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ये बड़ी मुश्किल है, तो कैसे ख्याल आया कि मैंने इस साइड पर जाना है? मैं बस हॉर्स राइडिंग करता था नॉर्मली। ओके। विलेंशिया में क्लब है, वहाँ पे करता था मैं। अच्छा। तो मतलब घोड़ों का शौक होने की वजह से मैं वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करने गया। बचपन से ही हाँ शौक हाँ था आपको?
तो हॉर्स राइडिंग सीखने जाता था, तो वहाँ पे मैनेजर ने रैंडमली मेरे से पूछ लिया, ये मेरे ट्रेनर हैं, ये आते थे उधर अपने घोड़े पे, ये काफ़ी पुराना कर रहे हैं, तो वहाँ पे आते थे क्योंकि फैसिलिटी थी वहाँ पे, एक जगह थी, तो वहाँ पे लाहौर में करते थे उधर। तो मेरे से उधर क्लब के मैनेजर ने पूछ लिया रैंडमली एक दिन कि आपने इस मतलब आप करना चाहते हैं। अच्छा। तो बस उसी टाइम पे जो है मैंने 5 मिनट में सोच के मैंने बोल दिया ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करते करते क्या बात है, क्या बात है। चलिए फिर अरशद से भी बात कर लेते हैं। अरशद, आप इनके कोच हैं, आप खुद भी एक प्लेयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जिस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया था उसके बारे में बताइए। काज़ाख्स्तान के अंदर एक वर्ल्ड नोमैड गेम्स के नाम से इवेंट होता है, हर 2 साल के बाद होता है। इट्स कंपैरेटिवली क्लोज टू दी ओलंपिक्स। अच्छा। जिस तरह ओलंपिक्स में आपके पास सारी कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड कम्पीट करती हैं, उसमें आप कह लें कि ये दिस इज़ द नोमैड ओलंपिक्स। अच्छा। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 92 countries that participate in that event, and we have 4,000 athletes that compete in that, including the Western countries, including USA, Canada, Mexico वगैरह भी आई हुई थी, और साथ में हमारे पास गल्फ एंड यूरोपियन कंट्रीज भी आई हुई थी, जिसमें एशियन भी इंक्लूडेड है। ठीक है। इन पर्टिकुलरली हॉर्स स्पोर्ट्स को और इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे फ़रोग दिया जाता है, और नोमैडिक स्पोर्ट्स जो होती हैं, जो कि नोमैडिक कल्चर से रेलिवेंट होती हैं, टर्किक कल्चर से रेलिवेंट होती हैं, उसमें वो उसको दिया जाता है। सो उसमें सबसे ज़्यादा जो है चूँकि हॉर्स स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस होता है, जिसमें कोक पारू या पाकिस्तान के अंदर बुज़कुशी का नाम से जाना जाता है, और हॉर्स बैक आर्चरी जो होती है वो टॉप की स्पोर्ट्स कंसिडर की जाती हैं। हाँ जी। सबसे टफ भी कंपैरेटिवली हाँ टफ है। तो आप कब से ये हॉर्स बैक आर्चरी कर रहे हैं? हॉर्स बैक आर्चरी मैंने स्टार्ट की थी रफली अबाउट 2016 और 2015 के राउंड अबाउट। ठीक है। व्हेन आई पायनियर्ड हॉर्स बैक आर्चरी बिकमिंग द पाकिस्तान्स फर्स्ट हॉर्स बैक आर्चर। तो सेल्फ टॉट हूँ इसके अंदर। अच्छा। तो आई स्टार्टेड हॉर्स बैक आर्चरी बाय माई सेल्फ विदाउट एनी इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड सो ऑन, एंड मूविंग अप टू द रैंक ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड पाकिस्तानी हॉर्स बैक आर्चर। तो दर्शक, इस स्पोर्ट्स का खासतौर पर हॉर्स बैक आर्चरी देखी जाए तो पाकिस्तान में आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है, और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अरहम जैसे जो हमारे बच्चे हैं, वो आ रहे हैं इस स्पोर्ट्स की तरफ? जी बिल्कुल। इसमें आप देखें कि कंपैरेटिवली आपके पास जितनी हॉर्स स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में जो कंसिडर की जाती हैं, देयर आर अ कपल ऑफ हॉर्स स्पोर्ट्स दैट आर नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड टू पाकिस्तान, दिस बीइंग टॉप ऑफ द लाइन कंसिडरिंग के अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। हमारे जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ जनरेशन है उसका, उसमें आप कह लें कि आपके पास माउंटेड गेम्स आ जाती हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नेज़ाबाजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा फ़रोग था, पोलो के ऊपर था। तो अब पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू हॉर्स स्पोर्ट्स, नए वर्टिकल्स जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करने की तरफ जा रहे हैं, कंसिडरिंग कि दिस इज़ मोर इनटू द एड्रेनलिन साइड जस्ट लाइक पोलो। तो नेज़ाबाजी से निकल के, पोलो से निकल के वो आहिस्ता आहिस्ता उस नई स्किल को एक्वायर करने की तरफ आ रहे हैं। प्लस इसके अंदर देयर इज़ अ ह्यूज रूम टू प्ले एंड लर्न लॉट मोर अबाउट हॉर्सेस एंड आर्चरी कंबाइंड। ठीक है। तो अरम, मुझे बताइए कि आगे कोई आ रही है कंपटीशन जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? हम अभी पाकिस्तान के अंदर नेशनल मतलब टेंट पेगिंग के साथ हॉर्स बैक आर्चरी भी जितने पाकिस्तान में भी हैं हम लोग फेडरेशन के, तो उसमें हम लोग नेशनल्स है नवंबर के स्टार्ट में बुक। अच्छा, नवंबर के स्टार्ट में उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, अभी मतलब अभी आजकल तो पेपर्स हो रहे हैं, तो पेपर के बाद फिर मैं फिर से शुरू करूँगा। वैसे हाँ जी कर ही रहा था पहले। तो मुझे बताइए थोड़ा, ये एक मुश्किल तो है, क्या एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स भी है? हम एक्सपेंसिव इसलिए आज से अगर आप अपनी सारी इक्विपमेंट बिल्कुल अपना घोड़ा भी अपना रखना चाहें तो उसके हिसाब से मतलब हो सकता है एक्सपेंसिव। मतलब आपने पहले घोड़ा ख़रीदना है, फिर आपने घोड़े की ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल एक सेपरेट ट्रैक जो है आपने उसके ट्रेन करना है उस पर, क्योंकि एक सर्टेन टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने वो ट्रैक कवर करवाना है घोड़े को, और उसमें आपने एरोज भी शूट करना है। अच्छा। तो उस हिसाब से ट्रेन करना होता है आपने घोड़े को, उसमें आपको टाइम भी मतलब ज़्यादा लगना है। मैंने जहाँ पे किया है वहाँ पे घोड़े भी हैं, और वहाँ पर जो है वो इक्विपमेंट भी क्लब ने अपने पास रखा हुआ है। तो आप अगर आप शुरू बिगिनर कर रहे हैं तो आपको अपनी इक्विपमेंट शुरू में नहीं लेने की ज़रूरत होगी, वहाँ पे आपको सिखा देंगे। उसके बाद जो आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं तो फिर आप एंड पे अपना इक्विपमेंट ले लें। ठीक है। मतलब मुश्किल भी है और थोड़ा बहुत ये एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें नहीं पार्टिसिपेट करते हैं या ये नहीं सीख सकते हैं, आप फिर भी सीख सकते हैं। लेकिन एट दी एंड गवर्नमेंट से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब आप इन जैसे यंगस्टर्स, टैलेंटेड बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, ताकि जिस तरह वो अपने बलबूते पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इस तरह आप उनको बकअप करके इनको और भी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं,
डिफरेंट फील्ड्स में। तो हमारे साथ मोहम्मद अरहम मौजूद थे और अरशक नहीं मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से कि जनाब हमने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कैसे रहना है। हमारा जहन अक़ल और जज्बात के दरमियान एक मुसलसल कश्मकश में फंसा रहता है। मुश्किलात का सामना करने पर हमारा जो दिमाग है ना, इस सोच में पड़ जाता है कि अब इसका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। कभी जहन कहता है कि जनाब जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया जाए, कभी अक़ल का तकाजा होता है कि अक़ल से काम लिया जाए। तो एक पुरानी कहावत है कि हम खुद पर आने वाली किसी मुश्किल को रोक नहीं सकते हैं, मगर उस मुश्किल को दिए जाने वाला जो रद्द-ए-अमल है ना, वो हमारे इख्तियार में होता है। और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं। कभी कभार हमें पता चलता है कि कोई शख्स हमारे बारे में बहुत मनफी राय रखता है, और जब हमें वो पता चलता है तो हमें गुस्सा भी आता है। अब अगर किसी दिमाग को मुस्बत तरीके से ट्रेन किया गया तो वो सवाल करेगा कि किसी के बुरा सोचने से हम हकीकत में बुरे तो नहीं बन जाएंगे ना, और बस यही एक मुस्बत सोच भी है। तो हमने किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग को आगे लेकर चलना है, वो हमारे मामलात, हमारी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकती है, और हमने नेगेटिविटी से किस तरह बचना है, हमने इस पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट कामरान सईद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कामरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। कामरान साहब आज हमने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है, जिस तरह की हालात चल रहे हैं, मईशत के हालात, महंगाई, और लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन इसको आसान किस तरह बनाएं? देखें, इन माय व्यू जो मोस्टली पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये डेवलप होता है बचपन से। अच्छा, फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में ये डेवलप होगा, और उसके बाद फिर ये फर्दर स्ट्रेंथन हो जाएगा जब आपकी इंटरेक्शन हो रही होगी इन्वायरमेंट से, आपकी इंटरेक्शन हो रही होगी लोगों से, और आपके अपने एक बिलीफ जो है वो डेवलप हो रहे होंगे। तो जितनी ज़्यादा आपका एक्सपोजर जो है वो इन्वायरमेंट से होगा जो कि नेगेटिव इन्वायरमेंट है, तो अल्टीमेटली आप में एक नेगेटिविटी जो है ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये इतनी ज़्यादा है बिकॉज हमारे यहाँ इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। फिर हमारे इर्द गिर्द जब आप देखते हैं तो बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं जो हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। जी। तो प्राइमरीली आप समझें कि ये बहुत मुश्किल काम है इससे बचना नेगेटिविटी से, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो वो हर सर्कमस्टांसिस में आपको या हर हालत में आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। हाँ। आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान की सारी इन्वायरमेंट के बावजूद भी देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, और वो यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन माई व्यू ये जो हमारा जो बचपन है, जो पहले 4-5 साल हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम किस तरह से अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, और वो फिर वो जो एटीट्यूड आप अर्लियर एज में डेवलप करते हैं फिर वो अपने साथ लेकर चलते हैं थ्रू आउट योर लाइफ एज वेल। आपकी पूरी लाइफ में ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि बचपन में ये डेवलप होती है, ये आदत है आपकी, ठीक है, मतलब ये आपका डिसीजन है कि आपने पॉजिटिव रहना है या आपने नेगेटिव रहना है। अब अगर बचपन में देखा जाए हमारे इर्द गिर्द, अब कल हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी के ऊपर कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स के साथ वो लोग होते हैं। तो बचपन में अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, या अनफॉर्चुनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो हम किस तरह पॉजिटिविटी उस बच्चे के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा से याद रखिएगा, नेगेटिविटी हमेशा से उन लोगों में आपको मिलेगी जिनकी सेल्फ इस्टीम या इज़्ज़त नफ्स बहुत ही पुअर होती है या कम होती है। अच्छा। अब वो इज़्ज़त नफ्स किस तरह से अफेक्ट होती है जब आप ओवर क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अच्छा। राइट, हमारे यहाँ आपको या किसी को, बच्चे को, आप बच्चे की बात कर रहे हैं। अब वो पेरेंट्स हैं या फर्ज करें बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, तो बहुत से लोग जो है ना वो नेगेटिवली, देखो तुम्हारी बहन ने इतने नंबर लिए, तुमने क्यों नहीं लिए। इसी इस तरह की जब आप नेगेटिव बातें करते हैं या ओवर क्रिटिसाइज करते हैं तो बच्चा याद रखेगा इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है उस एज में, उसकी इतनी वो नहीं होती। तो वो उसको जब आप बार बार करते हैं तो उसके अंदर उसका जो इज़्ज़त नफ्स है या सेल्फ इस्टीम है वो लो होती है। हमें तो लगता है बच्चे का इज़्ज़त नफ्स होता ही नहीं। आप पूरी फैमिली के सामने उसको झाड़ देते हैं। हाँ। आप सोचें, कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ द ट्रॉमा उस बच्चे को मिल रहा है। ठीक है जी। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ वो पेरेंटिंग का है
तो पेरेंट्स को ये बताना कि तुमने अपने बच्चे को किस तरह से जो है उसकी परवरिश करनी है ताकि उसके अंदर उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई हो, राइट। और जब सेल्फ इस्टीम हाई होती है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये हमेशा याद, आप उन लोगों को देखें जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा देखेंगे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। हाँ जी, ऐसे ही है, राइट। हाँ। तो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। लेकिन अभी जैसे आपने कामरान साहब कहा कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको कोई ऐसी गड़बड़ लग भी रही है तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बच्चे को मैनेज करना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे माँ बाप को गुस्सा आया हो ना, देसी फैमिली की अगर मैं बात करूँ, गुस्सा आया हो तो वो नहीं देखते इर्द गिर्द क्या है, कौन मौजूद है, वो यहाँ तो दो थप्पड़ लगाते हैं, नहीं अगर लगाना तो वो फिर डांट डपट के साथ ही बच्चे को इतना ज्यादा वो कर देते हैं। तो ये इम्पैक्ट किस तरह छोड़ के जाता है बच्चे की शख्सियत के ऊपर? आई एम श्योर आपने बहुत देखा होगा ऐसे बच्चे जो कि एक ऐसी फैमिलीज में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं या जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप देखेंगे वो कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके नज़दीक ये जो दे आर लर्निंग, वो सीख रहे हैं, ठीक है। अगर वो गुस्सा है तो गुस्सा सीख रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे मोहब्बत है, प्यार है, केयर है, तो वो सीख रहे हैं। तो प्राइमरीली मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप कभी भी पॉजिटिविटी इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं बच्चों में, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है। बजाय इसके कि वो अगर कोई ऐसा काम करता है कि नहीं ये तुमने नहीं करना, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, आज तुम पढ़ो। हाँ, अब उसका दिल नहीं कर रहा, देखें वो बच्चा है, ठीक है ना, वो उसका दिल नहीं कर रहा और आप उसको फोर्स कर रहे हैं, वो नेचुरली बैठ तो जाएगा, शायद किताब भी खोल लेगा, वो पढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है ना, वो पढ़ नहीं रहा होगा। आप बेहतरीन तरीका ये कि आप अच्छा यार ठीक है तुम क्या करना चाहते हो, यू वांट टू प्ले, गो एंड हैव सम फन, फिर वापस आना, फिर हम पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेना। सो बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना डोंट्स जिंदगी में, वो सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं आपको, आपके कॉन्फिडेंस को। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, डोंट डू इट, बिकॉज क्रिएटिविटी हमेशा तभी आती है जब आप किसी को कुछ करने देते हैं, ठीक है। जब आप उसमें डोंट्स लगाते हैं, चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको क्रिएटिविटी नहीं मिलती, तभी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब जैसे आप ट्रैवल करते हैं, अब जैसे आप यहाँ पर भी आ रहे होंगे, ट्रैवल करके आ रहे होंगे, सड़कों पर भी एक कह लें कि प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, गुस्से में लोग मौजूद होते हैं, हल्की सी टक्कर लग जाए तो हम लोग लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं, गालम गलूच पे आ जाते हैं, फिर कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा होता है, कहीं पे कुछ हो रहा होता है, तो ये भी सिचुएशंस चल रही हैं। जो वो गुस्सा, जो नेगेटिविटी होती है, वो हम सड़कों पर भी सारा देख रहे होते हैं। देखिए एक तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए दैट हमारी नेशन जो है ना ये बड़ी इंटॉलरेंट है, ठीक है, बर्दाश्त का मादा नहीं है। अच्छा वो क्यों है, वो वही बात है, स्टार्ट जो है ना हमारा बचपन, ये वहाँ से हम इंटॉलरेंस सीखते हैं। अच्छा, फिर हमारा माशरा, हमारे इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इसको फर्दर कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, या मजबूत करते रहते हैं, ठीक है। तो अब इन माय व्यू जो हमारे बच्चों का पहला 2-3 साल है जिसमें हम उनको वो अपना प्ले ग्रुप में लेकर जाते हैं, वो उसमें दैट इज़ द टाइम जिस वक्त हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए उनके टॉलरेंस को, हमें उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए उनकी कर्टेसी को, राइट। आप देखिएगा कि हम एज ए नेशन अगर बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे बहुत से केसेस में जो ऐसे काम हैं जिसमें कि पब्लिक डीलिंग है, कस्टमर सर्विसेज है, उसके अंदर हम बहुत पुअर होते हैं। चलें जी, बेहतर करने की कोशिश है। कामरान सईद साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।